हम आए दिन नागपुर के काफ़ी सारे लोगों के बारे में बात करते हैं, मीडिया इंडिविजुअल्स टू बी स्पेसिफिक, जैसे कि आरजेस, जर्नलिस्ट, इन्फ्लुएंसर्स और भी काफ़ी सारे लोग। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नागपुर में एक बहुत स्पेसिफिक इंसान है जो काफ़ी यंग है, फिर भी वो डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टर भी हैं और साथ ही उन्होंने नागपुर का सबसे पहला OTT प्लेटफॉर्म भी अपने नाम से लॉन्च किया है। मैं बात कर रही हूँ मिस्टर अनुराग झा की। हेलो सर। हेलो प्रज्ञा, हेलो एवरीवन। सो वी आर हेयर टू वेलकम हिम ऑन हे बाबा एंड आज हम करेंगे कुछ अनस्क्रिप्टेड रॉ बातें उनके साथ, तो आइए शुरू करते हैं। प्लीज़ आप पहले बताइए हमारे व्यूअर्स को कि आपने एक्चुअल में अपनी जर्नी की शुरुआत कैसे करी थी। बेसिकली मेरी जर्नी की शुरुआत मेरे कॉलेज से हुई थी। मैं हिस्लॉप से अपना 12th कंप्लीट किया हूँ एंड बेसिकली मेरी फर्स्ट जो वीडियो थी वो बेसिकली एक म्यूज़िक वीडियो थी। सो हमने थोड़ा बहुत जुगाड़ करके बिना परमिशन के कॉलेज में शूट वूट किया था एंड एक वीडियो ऐसी हमने बना दी थी। इट वाज नथिंग बिग, बस ऐसी ही हमने बनाई थी एंड बाय चांस इट गॉट 4 लाख व्यूज़ एंड वो काफ़ी वायरल चली गई थी एंड ऑल। वहाँ से मेरी एक्चुअली में शुरुआत हुई थी। फिर हमने शॉर्ट फिल्म्स बनाई एंड स्मॉल स्टफ, ज़्यादा कुछ बड़ा कुछ नहीं किया था। ऐसे ही करते करते मैंने कहीं से फिल्म मेकिंग नहीं पढ़ी है, मैंने कहीं से कुछ नहीं पढ़ा है। सब मैंने खुद कर करके सीखा है। सो जैसे ही मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ, मैं 12th के बाद व्हेन आई वाज 18 आई वेंट टू मुंबई। जैसे आपने एक बात करी कि आप मुंबई गए थे, व्हाट मेक्स यू थिंक, जैसे नागपुर से भी कई लोग जो है मुंबई जाते हैं, इनफैक्ट ऑल ओवर द इंडिया नागपुर से लोग, मतलब कई जगह से लोग जो है मुंबई जाते हैं फॉर इंडस्ट्री, बॉलीवुड एंड ऑल। क्या रीज़न होता है कि लोग अपनी ही सिटी को छोड़ के कहीं और जाने का सोच रहे होते हैं, इफ टॉकिंग अबाउट नागपुर इन स्पेसिफिक? बेसिकली अगर हम मुंबई और नागपुर को आपस में कंपेयर करते हैं, मुंबई में मार्केट है, नागपुर में मार्केट नहीं है एंड लोगों का यही मानना है कि जहाँ मार्केट है वहाँ झुकाव रहेगा हमेशा। तो लोग अपना अटेम्प्ट करने जाते हैं, हम बोल सकते हैं एंड मोर देन 70-80% अटेम्प्ट फेलियर में ही रिजल्ट होते हैं, क्योंकि मुंबई में बहुत क्राउड है। अगर हम वहाँ किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी जॉब हो इंडस्ट्री में, हमसे बेटर इंडिविजुअल हमसे पहले से वहाँ ऑलरेडी मौजूद होगा सेम चीज़ के लिए compete करने के लिए। हम कितना भी कर लें, कितना भी अचीव कर लें, हम किसी भी बड़े एक्टर का नाम ले लें, उससे बेटर इंडिविजुअल हमेशा मुंबई में अवेलेबल होगा। सो व्हाट मेक्स इट डिफरेंट कि हम उनकी जगह वहाँ सिलेक्ट हों। बेसिकली द थिंग इज़ पूरा कॉन्टैक्ट्स का खेल है एंड टैलेंट मैटर्स, बट टैलेंट से ज़्यादा कॉन्टैक्ट मैटर्स। सो इसलिए आई बिलीव, मेरा मानना ये है कि नागपुर में मार्केट नहीं है, जहाँ मार्केट नहीं है वहाँ मार्केट का हमेशा स्कोप रहता है। सो इट्स बेटर टू ट्राई समवेयर टू बिल्ड द मार्केट देन कम्पीट इन जहाँ पे ऑलरेडी बहुत रश है। सो बस। सो देन व्हाट वर द चैलेंजेस यू फेस व्हेन यू केम बैक टू नागपुर? आपने मुंबई का एक्सपीरियंस लिया, वहाँ पे मार्केट कैसे वर्क करती है, आप वापस आए, यहाँ आने के बाद कौन से चैलेंजेस थे? व्हाट वाज डिफरेंट बिटवीन मुंबई की मार्केट एंड नागपुर की मार्केट दैट वाज अ चैलेंज फॉर यू? बेसिकली मुंबई में मूवीज़ हमेशा से बनती आई है। नागपुर में मूवीज़ के बारे में लोगों ने, मूवीज़ तो देखने तो सब जाते हैं पर शूटिंग के बारे में कम लोगों ने सुना है। परमिशंस निकालना सबसे मुश्किल है नागपुर में, क्योंकि लोगों को आइडिया ही नहीं होता है कि हो क्या रहा है एक्चुअली में। सो इसलिए एंड जिस प्रकार की मूवीज़ यहाँ बनती है, दैट इज़ नॉट व्हाट वी कैन क्लासीफाई एज। अभी तो फिर भी मार्केट बदल चुका है, बट जो बनती थी हम उसको क्लासीफाई नहीं कर सकते जो हमारी ए क्लास मूवीज़ है उसमें। सो उस वजह से काफ़ी यहाँ का नाम ख़राब था बोल सकते हैं हम। बट धीरे धीरे जैसे न्यू इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स आ रहे हैं नागपुर से भी, धीरे धीरे ये चेंज होता जाता है इस चीज़ का कोर्स। सेकेंडली, एक्टर्स ढूंढना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि सब नागपुर के अच्छे एक्टर्स मुंबई जाके बैठ चुके हैं। तो जिनको एक्टिंग आती है वो वहाँ जाके बैठे हैं। बाकी बेसिकली वहाँ पे थोड़ा फ्रीडम ज़्यादा रहता है लोगों को, क्योंकि सब स्ट्रगल करने वहाँ यही सोच के जाते हैं। यहाँ पे घर से निकलना ही लोगों के लिए मुश्किल, मोस्टली एक्ट्रेसेस के लिए काफ़ी मुश्किल रहता है। तो घर से परमिशंस नहीं मिलती हैं, तो उस वजह से एक वो प्रॉब्लम रहता है। दो मेन ये हमारी प्रॉब्लम्स रही है हमेशा से। तो आपने फिर अपने प्रोजेक्ट की शुरुआत पहले पहले कैसे करी? लाइक आप स्क्रिप्टिंग भी करते हैं मैंने सुना है, तो आप स्क्रिप्टिंग करते हैं, आप डायरेक्शन करते हैं, आप एडिटिंग करते हैं, तो व्हाट मेड यू थिंक कि सिंगल हैंडेडली आप ये सब कुछ करें? बेसिकली द थिंग इज़, इफ़ यू आर मेकिंग अ बिग फिल्म, हम एक फीचर फिल्म बना रहे, 1.5 घंटे 2.5 घंटे की पिक्चर की बात कर रहे हैं, खर्चा बहुत आता है। सो
खर्चे के साथ साथ क्रू भी काफ़ी लंबी लगती है उसके लिए। हम स्क्रिप्ट बेसिकली स्क्रिप्टिंग एंड स्क्रीन प्ले आर टू डिफरेंट थिंग्स, उसके लिए दो अलग अलग लोग लगते हैं। तो दोनों अलग अलग, उनका बजट भी अलग अलग रहेगा। सो ऐसे कंबाइन होके पाइलअप होके वो बजट बहुत हाई हो जाता है, जो कि नागपुर में फाइनेंस करना मुश्किल है किसी भी प्रोड्यूसर के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक तो स्कोप भी नहीं है फिल्म्स का, सेल कराना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो इसलिए फिर बेसिकली आई हैड द टैलेंट, पहले से लिखने का मुझे शौक था हमेशा से, तो बस मैं लिखता गया, उस पर बनाता गया, तो उससे बेसिकली बजट कट डाउन होता है और कुछ नहीं। एंड जैसे जैसे करते जाते हैं हर चीज़ में अपना ग्रोथ भी होती है अपनी। सो या सो विच वॉज योर बिग ब्रेक, लाइक कौन सा पहला प्रोजेक्ट था जो आपने नागपुर में एक्चुअल में प्रॉपर सब कुछ शूट किया एंड एवरीथिंग? इट कुड बी अ शॉर्ट फिल्म और व्हाट वाज दैट? बेसिकली हमारी एक फीचर फिल्म थी ताल्लुक करके, जो हमने लॉकडाउन में बनाई थी 2020 में। बिफोर लॉकडाउन हमने शुरू की थी, बट लॉकडाउन के बीच में हमने शूट करके कंप्लीट करके रिलीज़ की। बेसिकली वो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट था जो OTT अमेजॉन प्राइम पे गया था। आई वुड कंसिडर दैट एज द बिग ब्रेक, क्योंकि जब ताल्लुक रिलीज़ हुई थी बेसिकली क्या हुआ था कि काफ़ी वायरल तो हो गई थी वो, बट तब टेलीग्राम का टाइम चालू था, तो वो रिलीज़ होते से ही पायरेट हो गई थी। एंड उस पर अराउंड 37 मिलियन व्यूज़ आए थे टेलीग्राम पे, बट वी डिडंट अर्न एनीथिंग फ्रॉम दैट, क्योंकि वो पूरा पायरेसी था, बट नाम बहुत हो गया था। सो मुझे अभी भी याद है, जब मैं एक बार जा रहा था कहीं कैब से, तो मुझे एक ड्राइवर ने पूछा था आपकी पिक्चर आई थी ना करके, देखा था करके, कौन सी थी वो, मैंने फिर अपना मैं बताया ताल्लुक करके, हाँ हाँ मैंने टेलीग्राम पे देखी थी करके। तो इसलिए आई वुड कंसिडर दैट द बिग ब्रेक। सो देन व्हाट मेड यू थिंक अबाउट लॉन्चिंग OTT प्लेटफॉर्म फॉर नागपुर? जैसे हम देखते हैं अमेजोन है, नेटफ्लिक्स है, काफ़ी सारे हैं। व्हाट मेड यू थिंक कि नागपुर के लिए एक स्पेसिफिक OTT प्लेटफॉर्म आए? बेसिकली OTT प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं, हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स। हर जगह एक ही डिमांड है उनकी, स्टार कास्ट। उनको स्टार कास्ट चाहिए, उनको स्टोरी से कोई मतलब नहीं, उनको बाकी किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं, उनको स्टार कास्ट चाहिए। जितना हम पिक्चर में बजट लगाते होंगे उतना तो ए लिस्टर स्टार कास्ट खा जाते हैं। उनका ऐसा रिक्वायरमेंट रहता है कि उनको सिर्फ ए लिस्टर से चाहिए। तो इसलिए अब हम सोचे कि हम क्या करें। एंड सेकेंडली फिर अगर ए लिस्टर्स नहीं है हमारे पास, तो वो एक रेवेन्यू शेयरिंग डील ऑफर करते हैं, जिससे कोई खास प्रॉफिट होता नहीं है। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम खुद का OTT खोल के खुद ही सेल करें। जब हमें खुद सेल करवाना ही है रेवेन्यू शेयरिंग के बेसिस पे, तो व्हाई नॉट कीप द एंटायर थिंग। तो इसलिए हमने अपना OTT शुरू किया। एंड आई वुड से कि it definitely earns more than what the revenue sharing pays us from the other OTTs. तो अगर आपको कोई एक प्रोजेक्ट जो नेम करना होगा, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो था वो कौन सा होगा? बेसिकली हमारी 2023 में एक फ़ीचर फिल्म रिलीज़ हुई थी, शिनिगामीज़ बॉक्स ओरिजिन्स। वो हमारा सबसे महंगा प्रोजेक्ट था एंड सबसे मेहनत वाला प्रोजेक्ट भी था, क्योंकि उसे शूट करने में अराउंड आई गेस 3 मंथ्स का टाइम लगा, एंड उसकी स्क्रिप्टिंग में 3 साल लग गए थे मुझे। मैं 2020 से बनाने का सोच रहा था, बट हमेशा शेल्फ हो जाती थी उसकी स्क्रिप्ट, हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहे, एंड फाइनली हमने 2023 में उसको एग्जीक्यूट किया। सो या हाई बजट फिल्म थी, काफ़ी मेहनत लगी उसको बनाने में। 16 घंटे के पर डे के शिफ्ट्स होते थे हमारे, उसमें हमने वो कंप्लीट किया। रात के 4 बजे तक शूट चले हैं। काफ़ी लार्ज स्केल में बनी थी, लोगों को काफ़ी पसंद भी आई। बट देन अगेन वही है कि मार्केटिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट व्हेन यू आर एन इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन हाउस। सो इसलिए अभी भी उसकी कोशिश चालू है कि कहीं और हम उसको पिच कर पाएँ, ले जा पाएँ। बट या दैट वाज द बिगेस्ट प्रोजेक्ट। व्हाट डू यू थिंक नागपुर किस चीज़ में लैक कर रहा है फिलहाल? लाइक जैसे इवन दो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स सब शुरू हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू 5 साल पहले से या कोविड के पहले से, अभी फिर भी नागपुर में काफ़ी प्रोजेक्ट्स होते हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं उसका जो मार्केट है, जो स्केल है, वो अपराइज नहीं हो पा रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक नागपुर कहाँ लैक कर रहा है? मेरे हिसाब से नागपुर लैक कर रहा है मोटिवेशन में, क्योंकि हज़ार बहाने हैं हर चीज़ के लिए, कुछ ना कुछ बोलने के लिए कि हमें फंडिंग नहीं मिल रही है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन का मौका नहीं मिल रहा है, या कुछ नहीं मिल रहा है। ओवर द टाइम मैंने ये रियलाइज़ किया है मूवीज़ बना के कि बहाने बहुत होंगे, कंप्लेंट्स बहुत होगी, जो हम बोलते रहें कि हमारी पिक्चरें देखो क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है, ये किया। अल्टीमेटली नथिंग मैटर्स। अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज़ लोगों का इंटरेस्ट जगना चाहिए, काम अच्छा होना चाहिए, धीरे धीरे करके काम इम्प्रूव होते रहना चाहिए। और इस चीज़ के लिए बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत क्रिएटिव माइंडसेट लगता है, एक चेंज के साथ अडेप्ट करने की क्या बोलेंगे क्षमता लगती है।
तो उस चीज़ में यहाँ पे लोग लैग कर रहे हैं, क्योंकि लोगों तक ये चीज़ पहुँच नहीं रही है, क्योंकि लोग एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं, लोग पहले ही हार मान जाते हैं। 4 शॉर्ट फिल्म्स बनाए और नहीं चली, क्योंकि स्टार्टिंग में काम कभी नहीं चलता है, नहीं चलेगा। हमने ये भी सुना है अक्षय कुमार की पहली 10 फिल्में फ्लॉप गई थी, उसके बाद एक हिट हुई थी। वो 10 फिल्मों से बहुत एक्सपीरियंस आता है, बहुत कुछ पता चलता है। तो बस वही बीच में लोग जो छोड़ देते हैं वहीं पे, इसीलिए हमारे ज़्यादा प्रोडक्शन हाउसेस नहीं है नागपुर में जो जिनका एकदम एक्सटेंसिव काम हो और नाम हो, क्योंकि सब बीच में गिव अप कर देते हैं, फंडिंग ख़त्म हो जाती है, ये कुछ होता है। बट मेरे हिसाब से फंडिंग मैटर नहीं करती है, अगर टैलेंट है तो कम से कम बजट में। हमारी पहली फीचर फिल्म जो थी ताल्लुक 35,000 के बजट में बनी थी, आज हमारी शॉर्ट फिल्म 35,000 के बजट में बनती है। तो वो डिफरेंस आता है समय के साथ साथ। बनाने के लिए हर कोई किसी भी बजट में कुछ भी करके बना सकता है। जैसे आपने इंडिपेंडेंटली ये प्लेटफॉर्म पूरा शुरू किया था, अपना प्रोडक्शन इंडिपेंडेंटली शुरू किया था, कभी आपने सोचा किसी और को पिच करने का या किसी और के साथ ज्वाइन करके अपना ये प्रोडक्शन हाउस आगे बढ़ाने का या कुछ ऐसा? बेसिकली अगर दूसरे प्रोडक्शन की तो हम बात छोड़ के अगर हम किसी प्रोड्यूसर की भी बात करते हैं, अगर यूजुअली एजेंसी की सारी फिल्म्स मैं खुद प्रोड्यूस करता हूँ, अगर हम किसी और प्रोड्यूसर्स को एक्सटर्नली लेते हैं तो देयर इज़ समथिंग कि हमें क्रिएटिव फ्रीडम नहीं मिलता है उस चीज़ का। अब जैसे कि लोगों के डिमांड्स रहते हैं सोशल इश्यूज़ पे पिक्चर बनाओ, या फिर किसी भी प्रॉब्लम्स पे पिक्चर बनाओ। मेरा वो नहीं है, मेरा जॉनर ही फिक्शन एंड ऑल है। सो बट देन वही है कि फिर उस पर इन्वेस्ट करने में लोग 10 बार सोचते हैं। तो क्रिएटिव डिफरेंस आएंगे, लोग हमें एक लिमिट में ला के रख देंगे कि ये नहीं कर सकते, हम ये कर सकते हैं मूवी में। तो वो एक चीज़ है। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं किसी और प्रोडक्शन हाउस के साथ कोलैबोरेशन में करने का, तो देन अगेन बेसिकली सबके आइडियाज़ क्लैश होते हैं। एक फिल्म में एक ही डायरेक्टर काम कर सकता है, 2 डायरेक्टर काम करेंगे तो 100% क्लैशेस होते हैं। सो वो चीज़ है, इसी वजह से हम नहीं करते हैं। बाकी हमने हर बड़े बड़े OTTs को हमारी फिल्म्स पिच की हैं, जैसे मैंने ए लिस्टर वाला डील बताया था। दैट इज़ द रीज़न हम कहीं ये नहीं कर सकते। तो अभी थोड़ा हम फन बात करते हैं। अब तक के जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स रहे हैं, आपके इन टोटल कितने प्रोजेक्ट्स हुए हैं अब तक? कितने प्रोजेक्ट्स हुए हैं? हमने 4 फीचर फिल्म्स बनाई हैं अब तक, एक वेब सीरीज़ बनाई है एंड अराउंड 25 शॉर्ट फिल्म्स बनाई होगी। ओके। तो इन सब में सबसे ज़्यादा आपका एक अगर मैं आपको बोलूँ मेमोरेबल मूवमेंट कौन सा एकदम से दिमाग में क्या क्लिक होता है, क्या स्ट्राइक होता है एक मेमोरेबल मूवमेंट को लेके? मेमोरेबल मूवमेंट्स आर लाइक जो हम बिहाइंड द सीन्स हमारे चलते हैं, जो हमारे रीटेक्स होते हैं, जो पूरा मजाक मस्ती चलती है, क्योंकि सेट का माहौल लाइट रहना चाहिए। एंड हम इतना एकदम ठीक है, हमारी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग हमारी चलती है, प्रोडक्शन में सब रहता है, हमें टाइम के स्केड्यूल में सब रैप अप करना रहता है, फिर भी लाइक काफ़ी मजाक मस्ती चलती है शूट्स में। एंड या वही एन्जॉयमेंट बेसिकली वही तो है जो वापस खींच के लाता है नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हमें। आज तक आप किसी कंट्रोवर्सी का पार्ट बने हैं या इससे कोई कंट्रोवर्सी जो आपने अपने आसपास सुनी हो, या कोई ऐसा मिथ जो लोगों को आपके लेकर रहा हो कि ये ऐसे हैं वो वैसे हैं, बट जो फॉल्स रहा हो, ऐसा कुछ? फॉल्स रहा हो? मेरे हिसाब से तो सारे ही सही मेरे हिसाब बेसिकली मैंने जो मैंने रूमर्स सुने हैं कि मैं बेसिकली काफ़ी वर्क ओरिएंटेड हूँ। जब मैं सेट पे रहता हूँ तो मुझे मूवी के अलावा कुछ नहीं दिखता है। एंड लाइक बेसिकली लोगों का मानना ये है कि मैं फिर बहुत रूड हो जाता हूँ ऑन सेट, क्योंकि मेरा वही रहता है। अगर मैं ये चीज़ मैंने खुद भी नोटिस की है, जो बिहाइंड द सीन्स वीडियो बाद में मैं फुटेजेस चेक करता हूँ जो कट और एक्शन के आगे पीछे के रहते हैं, बेसिकली मेरा दिमाग पूरा टाइम स्क्रिप्ट और स्केड्यूल में घूमता रहता है। मुझे आके लोगों ने सजेशंस दिया तो मैं ऐसा घूम के चले जाता हूँ वहाँ से बिना सुने तो फिर मुझे रियलाइज़ हो कि हाँ ऐसा होता है करके। बट वही है कि अगर मैं नहीं सोचूंगा तो फिर शूट कैसे कंप्लीट होगा। राइट। या ये एक चीज़ है। ओके। कोई और ऐसा लाइक कुछ फ़नी मोमेंट रहा हो जो आपने एक्सपीरियंस किया, अपने आसपास देखा हो कोई शूट होते हुए या कुछ? फनी मोमेंट जो अगर आप आज भी सोचो तो आपको बहुत फ़नी लगता है, एकदम से आपको हंसी आ जाती है? एकदम से याद करना तो बहुत मुश्किल है ऐसे, क्योंकि हमेशा हर पिक्चर में कुछ ना कुछ मोमेंट तो निकलता ही है जिसमें ऐसा कुछ होता है। फनी मोमेंट जो जोक्स होते हैं हमारे पिक्चरों के बीच में, जो डायलॉग्स से जोक्स निकलते हैं, आई गेस वही काफ़ी फ़नी होता है। फॉर एग्जांपल शिनिगामीज़ बॉक्स के टाइम एक अवनी के साथ हमारा एक सीन चल रहा था एंड उसका एक डायलॉग था, बेसिकली शी हैड टू गाइड आवर मेन प्रोटैगनिस्ट कि
एक काम अंडर द टेबल हमें करके निकालना पड़ेगा तभी होगा, तो वो अंडर द टेबल को इन्होंने इतना घुमाया एंड जोक बना के ले गया, तो वो पूरा मूवी थ्रू आउट द शूट स्केड्यूल वो जोक खिंचता चला गया। तो ऐसे कुछ ना कुछ बनता जाता है, यही ऐसे सब है। अच्छा, आप जैसे नागपुर में कोई भी कास्टिंग जब करते हैं, जो हो सकता है कोई ऐसे एस्पायरिंग एक्टर्स भी ये देख रहे हो हमारा ये इंटरव्यू, तो अगर किसी को ऐसे अप्लाई करना है या ट्राई करना है, आपका क्या पूरा क्राइटेरिया रहता है उस चीज़ के लिए? बेसिकली ये जो फिज़िकल ऑडिशंस होते थे, ऑफलाइन ऑडिशंस होते थे, ये यहाँ नहीं चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना रीच नहीं है। यहाँ पे हम रखेंगे तो भी 4 लोग आएंगे, फिर उसके बाद गायब हो जाएंगे। बेसिकली सबसे बेस्ट तरीका है लोगों को रीच आउट करने का थ्रू सोशल मीडिया। सो जब भी हमारी कास्टिंग होती है, मैं एक ऐड रोल आउट कर देता हूँ एंड मुझे 50 एप्लीकेशंस ऐसे ही आ जाते हैं। सो हमारी कास्टिंग होती है तो हमारा इंस्टाग्राम पेज है, हम वहाँ पे अपनी कास्टिंग पोस्ट करते रहते हैं हमेशा, कुछ भी कभी भी रही। सो जिसको भी ज्वाइन करना है वो आके वहाँ हमें फॉलो कर सकता है, हमें देख सकता है कि अगर जैसे भी कोई भी कास्टिंग नोटिस आई तो उस पर अप्लाई कर सकता है उसमें जाके। तो आपका कोई अभी फ़िलहाल कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जिस पे आपने वर्क किया है, आप कर रहे हैं, ऐसा कुछ? अभी तो हमारी जो शॉर्ट फिल्म है व्हाट रिमेन्स ऑफ सारा माइल्स, हम वही बना रहे हैं। बस रिलीज़ होने को आई है, कंप्लीट हो चुकी है। सो ये ख़त्म होता है तो उसके बाद हम शॉर्ट फिल्म्स पे ही फोकस कर रहे हैं बिफोर गोइंग फॉर समथिंग बिग अगेन, क्योंकि अभी अभी शिनिगामीज बॉक्स हमारी कंप्लीट हुई थी। सो या हम शॉर्ट फिल्म्स पे ही करेंगे, बट टाइम है अभी एक प्रोजेक्ट पे, हम एक टाइम पे एक प्रोजेक्ट पे फोकस करते हैं। तो आपका ये नया प्रोजेक्ट कब आने वाला है और ये भी एजेसी पे आने वाला है? या हमारी शॉर्ट फिल्म एजीसी प्ले पे आएगी। हमारी हाल फिलहाल में जितने भी हम प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं सब एजीसी प्ले के लिए ही रिलीज़ कर रहे हैं। ओके। सो या Any last messages you have for the viewers? Any last thing you would like to say? व्हाट आई वुड लाइक टू से इज़ हमारा जैसे इनिशिएटिव है एजीसी प्ले का, इट्स लाइक हम उस पर सेल करते हैं हमारे सब्सक्रिप्शंस फॉर 99 रुपीज़ एंड इट्स लाइक फॉर 3 months एंड बेसिकली उसका मतलब होता है 33 रुपीज़ पर मंथ। ये खर्च करने से भी लोग पहले सोचते हैं 10 बार, जबकि इससे ज़्यादा रोज़ लोगों का ऐसे ही ट्रैवल में खर्चा हो जाता होगा, किसी भी चीज़ में हो जाता होगा। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि एक बार चांस देखो नागपुर के प्लेटफॉर्म्स को, नागपुर के इनिशिएटिव को। 33 रुपीज़ कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। सो या अगर सपोर्ट करोगे तो हमारा लेवल तो हम वैसे ही बढ़ाते जा ही रहे हैं, चाहे जो भी हो जाए। हम हर साल एक नई चीज़ अचीव कर रहे हैं, एक नए लेवल पे हमारी फिल्म्स को ले जा रहे हैं। बस अगर यहीं से एक सपोर्ट आ जाए तो फिर हम बहुत आगे जा सकते हैं एंड बाहर के प्लेटफॉर्म्स को भी कम्पीट कर सकते हैं। आई थिंक ये बात आपने बहुत अच्छी बोली कि हम अपना सिटीज़ छोड़ के बाहर जाते हैं अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने के लिए, जबकि हम भूल जाते हैं कि जहाँ हम रह रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे भी हैं। वी नीड टू यूज़ इट टू द फुलेस्ट, और हमको उसी को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। आई थिंक हम जहाँ रह रहे हैं, हम नागपुरकर्स हैं, हमको वहाँ की अपॉर्चुनिटीज़ को फुलेस्ट यूज़ करना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि बाहर जाके हम उनका यूज़ करते हैं। वी कैन मेक आवर ओन मुंबई हेयर इटसेल्फ, वी कैन गो अहेड ऑफ मुंबई, आई थिंक। राइट। So yeah, thank you so much to all the viewers for joining us and watching this podcast. Keep watching and ऐसे आगे बहुत सारे unscripted और raw podcast आते रहेंगे, तो बने रहिए and do follow him on Insta as well. Hey Bawa, like, share and follow for more updates.